नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम कमांड सेंटर का निरीक्षण किया है और राज्य के विभिन्न विभागों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। इस दौरान ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य की विकास योजनाओं की स्थिति पर संतोष जताया है और कार्य की तेज गति से पूरे होने की आवश्यकता भी जताई है। तो सीएम ने जहां कमांड सेंटर की समीक्षा की है, योगी ने विभागों की जो प्रगति है वो भी देखी है और साथ ही साथ अधिकारियों को खामियां मिलने पर निर्देशित भी किया है। तो योगी आदित्यनाथ का एक खास निरीक्षण है जहां पर कमांड सेंटर की समीक्षा करते हुए निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं और साथ ही साथ अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के भी निर्देश दिए हैं। विभागों की बैठक ली है और विभागों की प्रगति की भी बात की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य के समाज कल्याण विभाग और संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रस्तुतिकरण को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में राज्य के सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं के कार्यान्वयन और भविष्य की रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक सही तरीके से पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से इन योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की नियमित निगरानी और मूल्यांकन करने की सलाह दी है। तो सीएम ने जहां योजनाओं पर चर्चा किया है और साथ ही साथ अधिकारियों को त्वरित निर्देश भी दिए हैं। योगी सरकार की जो सामाजिक रणनीतियां है उस पर भी इस दौरान चर्चा किया गया, जिनमें समाज कल्याण योजनाओं की समीक्षा हुई है और साथ ही साथ सीएम ने योजनाओं पर भी चर्चा की कि आखिर आगे किस तरीके से और कौन सी ऐसी योजनाएं होंगी जो यूपी को विकास की ओर ले जाएगी। योगी सरकार की जो सामाजिक उपलब्धियां हैं उसके बारे में भी इस दौरान चर्चा किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिनमें लखनऊ और कानपुर कमिश्नरेट के ज्वाइंट जो पुलिस कमिश्नर के पदों में महत्वपूर्ण फेरबदल किए गए। लखनऊ में दोनों ही ज्वाइंट सीपी की अदला बदली की गई है। आईपीएस बबलू कुमार को ज्वाइंट सीपी और आईपीएस अमित वर्मा को ज्वाइंट सीपी नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त ही आईपीएस उपेंद्र अग्रवाल को आईजी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि आईपीएस विनोद कुमार सिंह को कानपुर में एडिशनल पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया। तो वहीं आईपीएस प्रदीप कुमार को एसपी ईओडब्ल्यू के पद पर तैनात किया गया और आईपीएस कासिम आब्दी को कानपुर में डीसीपी की जिम्मेदारी दी गई। तो वहीं आईपीएस मनोज कुमार अवस्थी को एसपी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस मुख्यालय के पद पर नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस सेवा में बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं, जिनमें 20 पीपीएस अफसरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किए गए। इस तबादलों में एएसपी स्तर के 20 पीपीएस अफसरों की तैनाती में बदलाव किया गया, जबकि कुछ अफसरों को अभी तक नई तैनाती नहीं दी गई है। इन तबादलों के तहत कई जिलों में पुलिस प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उच्च अधिकारियों ने नई तैनाती की योजना बनाई है। अधिकारियों का यह कहना है कि इन तबादलों का उद्देश्य पुलिस बल की कार्यक्षमता को बढ़ावा देना और अपराध नियंत्रण में मदद करना है। तो जहां यूपी में 20 पीपीएस अफसरों के भी तबादले किए गए हैं और लगातार लॉ एंड ऑर्डर सही रूप से चले, इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ एक नए लेवल पर जो अफसर है उनका जो जगह है वो बदलाव करते हुए ट्रांसफर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 20 पीपीएस अफसरों के इस दौरान तबादले किए गए हैं। एएसपी स्तर पर जो अफसर है उनका कार्यक्षेत्र परिवर्तन किया गया है और साथ ही यूपी में कुछ अफसरों की तैनाती भी की गई है। इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर अंसल कंपनी के खिलाफ 3 और एफआईआर दर्ज किया गया। अंसल कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी के नए मामले सामने आए हैं। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में 3 और एफआईआर दर्ज हुआ। वही प्लांट दिखाने के मामले पर जालसाजी का मामला सामने आया। विजिलेंस विभाग ने अंसल कंपनी की जांच शुरू कर दी है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर प्लॉट दिखाने के नाम पर जालसाजी का मामला सामने आया है। विजिलेंस विभाग ने अंसल प्लॉट पर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर अंसल कंपनी पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। धोखाधड़ी के नए मामले सामने आए। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में 3 और एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें प्लॉट दिखाने के नाम पर जालसाजी का मामला भी शामिल है। तो वही विजिलेंस की जो टीम है उसने एक विभाग ने अंसल कंपनी की जो जांच है वो शुरू कर दी है। तो अंसल कंपनी के खिलाफ 3 और एफआईआर जांच की गई है। लखनऊ से ये आपको बड़ी खबर बता रहे थे, और साथ ही साथ एफआईआर दर्ज करके इस पूरे मामले की नए एंगल से जांच किया जा रहा है। और साथ ही ये जो 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं उनमें अंसल कंपनी ने जमीन दिलाने के नाम पर घोटाले भी हुए हैं, जालसाजी किया है, इसका मामला भी दर्ज किया गया। मेरठ में सौरभ के हत्याकांड मामले में अब नए खुलासे हो रहे हैं, जहां पर पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने हत्या से जुड़े हुए कई राज खोले। बताते चले कि जांच में यह सामने आया कि हत्या आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया। आरोपी साहिल ने खुलासा किया कि हत्या करने के बाद 24 घंटे तक कटा सिर और कलाइयों से कटे हाथ अपने घर पर अपने जो कमरे है उसमें रखकर वही सोया था। वही सौरभ का धड़ मुस्कान के कमरे में बेड के बॉक्स में रखा था और मुस्कान उसी बेड पर सोई थी। आरोपियों ने यह भी बताया कि उन्होंने सौरभ को मारने की प्लानिंग अभी से नहीं बल्कि नवंबर 2024 से बना रहे थे। उन्होंने सौरभ को मारने का कारण उसको रास्ते से हटाकर साथ रहना बताया। वही पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और उनके परिजनों से भी बात किया जा रहा है। हालांकि मामले में आगे अभी और जो कई खुलासे हैं वो होने बाकी है। तो सौरभ हत्याकांड के मामले में दिन प्रतिदिन नए खुलासे सामने आ रहे। एक ऐसा जघन्य हत्याकांड जिसके बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। हालांकि आरोपियों ने ये बयान दिया कि उन्हें सौरभ को रास्ते से हटाना था और जो लड़की थी उसको अपने प्रेमिका के साथ रहना था और प्रेमी के साथ रहना था और इसी को लेकर के उसने ये पूरा जो हत्याकांड है उसको अंजाम दिया। हालांकि तस्वीरें भी जो सामने है वो कहीं ना कहीं सभी को चौंका देने वाली और रूह को कपा देने वाली थी, जब कमरे में जो शव के टुकड़े थे वो उसी बेड में रखे हुए थे जिसके ऊपर सौरभ की जो पत्नी थी, जो आरोपी भी है, वो सो रही थी। हालांकि कमरे में रखे हुए जो सोए शव के टुकड़े थे उसके ऊपर ही, उसी बेड के ऊपर सौरभ की पत्नी सो रही थी। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन की और साथ ही साथ सौरभ के जो परिजन हैं उनसे भी बातचीत किया जा रहा है, उनसे भी पूछा जा रहा है कि आखिर ये सब कब से हुआ। हालांकि आपको ये भी बता दें कि हत्या भले ही अभी किया गया, लेकिन हत्या की जो प्लानिंग थी वो नवंबर 2024 यानी कि लगभग 1 साल से भी 6 महीने से भी कम का समय, तब से लेकर अभी तक प्लानिंग चल रही थी और आखिरकार सौरभ हत्याकांड के आरोपियों ने सौरभ को मार दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के विधायकों और पूर्व विधायकों द्वारा जारी किए गए जो सभी पुराने विधानसभा पासों को रद्द करने के निर्देश दिए। यह आदेश अप्रैल के अंत तक लागू होगा, जिसके बाद विधानसभा पासों की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से खत्म कर दी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत अब विधायकों को केवल 2 पास मिलेंगे। इन पासों के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और इस बदलाव में विधानसभा परिसर और सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने यह स्पष्ट किया कि यह कदम पारदर्शिता और अनुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। तो जहां पर यूपी में विधायक के पास अब जो पास पहले मिलते थे उसमें बदलाव किया गया। अब 2 ही पास होंगे, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पास इसमें जारी किए जाएंगे और साथ ही साथ ये केवल जो 2 पास हैं वो केवल विधायकों को ही मिलेंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव यूपी में किया गया है। यूपी सरकार की ओर से यूपी में विधायक के पास जो हैं वो रद्द होंगे और अब 2 पास दिए जाएंगे, जिनमें रेडियो फ्रिक्वेंसी पास जारी किया जाएगा और साथ ही साथ 2 पास होंगे जो केवल विधायकों को मिलेंगे। वही संभल के बाद अब मुरादाबाद के थांवला गांव में लगने वाले जो नेजा मेला है उसका विरोध तेजी से होने लगा। भाजपा हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने बुधवार को बिलारी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपकर मेले पर रोक लगाए जाने की मांग की है।
इस विरोध के बाद पुलिस और खुफिया तंत्र भी अलर्ट मोड पर है। हालांकि आयोजकों की ओर से अब तक मेला लगाने की अनुमति नहीं मांगी गई है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की नजर इस मामले पर बनी हुई है ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। तो मुरादाबाद में पुलिस हालांकि अलर्ट मोड पर है क्योंकि लगातार नेजा मेले को लेकर के जो विरोध है वो लगातार देखा जा रहा है। एनडीएमसी को हालांकि एक ज्ञापन सौंपा गया और साथ ही साथ नेजा मेले का विरोध किया जा रहा है। इसी को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और हर एक पहलू से नजर बनाए हुए है ताकि कहीं भी जो उपद्रवी हैं वो किसी ऐसे चीज को अंजाम ना दे जिससे कि हिंसा भड़के। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हालांकि नेजा मेले की बात करें तो लगातार हर अलग अलग क्षेत्रों में इसका विरोध देखने को मिल रहा है और इसके बाद अब मुरादाबाद तक ये जो विरोध है वो पहुंच चुका है। वही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक तेल से भरा हुआ टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद आसपास के लोगों में तेल लूटने की होड़ मच गई। टैंकर से तेल रिसने के बाद साथ ही स्थानीय लोग बाल्टी, डिब्बे और बोतलें लेकर के मौके पर पहुंचे। इस अफरा तफरी में हाईवे पर जाम लग गया और कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर तेल इकट्ठा करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन कई लोग तेल लूटने के लिए अड़े रहे। प्रशासन ने तेल चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है और दुर्घटनाग्रस्त टैंकर को हटाने के लिए प्रयास जारी है। तो लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना हुई जिसमें तेल का जो टैंकर था वो क्षतिग्रस्त हुआ। हालांकि वहां पे जो लोग हैं, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बाल्टी लेकर के जो आसपास के लोग हैं वो वहां पर दौड़े और उस टैंकर से तेल निकालने की कोशिश की। तेल लूटने के लिए हाईवे पर घंटों जाम लगा रहा। प्रशासन ने हालांकि कार्रवाई की चेतावनी भी दी, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग थे वो वहां पर अड़े रहे और तेल टैंकर से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी को हिदायत भी दी कि जल्द से जल्द वहां से हट जाएं ताकि जो एक्सप्रेसवे पर जाम है उसकी स्थिति बनी ना रहे, उसकी स्थिति को सुधारा जा सके। वह लखनऊ में बिजली बिल बकायेदारों के खिलाफ एलईएसए ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। बिजली विभाग ने 3000 से अधिक बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए हैं, जबकि 10,000 से अधिक जो उपभोक्ता हैं उनकी बिजली आपूर्ति भी बाधित कर दी गई है। अमौसी क्षेत्र में 2336, मध्य क्षेत्र में 668 और गोमती नगर में 242 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए। यह सख्त कार्रवाई एलईएसए द्वारा बकायेदारों से राजस्व वसूलने की जा रही। वही अब तक इस अभियान के तहत 1.19 करोड़ की वसूली भी की जा चुकी है। एलईएसए के अधिकारियों ने यह भी बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और बकाया न चुकाने वालों पर उपभोक्ता जो है उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। विभाग का उद्देश्य बिजली बिलों की वसूली में सुधार करना और उपभोक्ताओं को समय पर बिजली भुगतान की अहमियत को समझाना है। अब खबर यूपी के चंदौली से है, जहां अध्यापक और कर्मचारियों की लापरवाही का मामला है। दरअसल पूरा मामला चकिया बीआरसी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जो कंपोजिटिव विद्यालय हैं मुजफ्फरपुर का बताया जा रहा है, जहां गांव का 3 वर्षीय बच्चा सनी खेलते हुए कंपोजिटिव विद्यालय के एक कक्षा के कमरे में जाकर सो रहा। शाम को जब विद्यालय बंद कर सभी अध्यापक और कर्मचारी घर चले जाते हैं तो विद्यालय बंद करने से पहले कमरे में देखने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। जब बच्चे की बंद क्लास में रोने की आवाज आई तब पास काम कर रहे जो मजदूर थे उन्होंने इसकी सूचना गांव में दी। 1 घंटे तक बच्चा स्कूल में बंद रहा। किसी तरह से विद्यालय की चाबी मंगाई गई और बच्चे को बाहर निकाला गया। वह मामले के बारे में जब खंड शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। जो लोग भी इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मामला हमारे संज्ञान में भी आया है और आज हमने उसकी जांच भी की है मौके पर जाकर के। वहाँ बच्चे का बड़ा भाई गोलू नाम है, उसको बुलवाया गया है। बच्चा अभी 3 साल से कम उम्र का है, इसलिए वो न तो आंगनबाड़ी का बच्चा है नामांकित न हमारे कक्षा 1 का है। उसका बड़ा भाई है, बताया कि हाँ वो सगा भाई है मेरा। और वो कल यहाँ बंद हो गया था तो हेडमास्टर को जानकारी हुई। हेडमास्टर चपरासी से भिजवाए चाबी, तो जा करके बच्चे को खोलकर बाहर निकाला गया। सर ये किसकी लापरवाही मानते हैं?
ये तो विद्यालय प्रशासन की है, प्रधानाध्यापक है चपरासी जो जो बंद किया है। चपरासी को भी मैं बुलाया था, मौके पर देखा भी हूँ कमरे में जा करके। तो वो चपरासी ने बताया है कि उससे मतलब देख नहीं पाया, लड़का सो गया था इसलिए देख नहीं पाया और बंद हो गया। तो सर क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई कर आज हम आख्या बीएसए सर को वही गोंडा शहर में बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा। ताजा मामला थाना कर्नलगंज क्षेत्र से पुराना कटरा कचहरी रोड के बताया जा रहा है, जहां पर बदमाशों ने एक के बाद एक 3 बम फेंककर इलाके में दहशत फैला कर दी। बता दें कि जहां पर पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि इस हमले का जो शिकार है वो एक व्यापारी बना, जो एक जनरल स्टोर संचालित करता है और समाज के बहुत ही सज्जन व्यक्ति के रूप में जाना जाता। घटना के बाद स्थानीय लोगों में जहां भय का माहौल है, वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है कि बदमाशों की पहचान भी किया जा रहा और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही। साथ ही व्यापारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के आक्रोश जताया है। बताते चले कि गोंडा में पुलिस की जांच लगातार जारी। हालांकि बदमाशों की जो हिम्मत है वो किस तरीके से बढ़ चुकी है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक के बाद एक 3 जो बदमाश है वो आते हैं और इलाके में बम धमाकों से पूरे इलाके को गुंजा देते हैं। हालांकि इसमें एक व्यापारी वहां पर फंसते हुए नजर आया और उसको कहीं ना कहीं चोट जरूर आई है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शक्ल को पहचानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये 3 बदमाश कौन थे और इनकी मंशा क्या थी। क्या केवल उपद्रव फैलाना था या फिर व्यापारियों को डराना था या फिर कोई एक पर्टिकुलर उनका टारगेट था इस पूरे व्यापारी समाज में। हालांकि तमाम पहलुओं पर पुलिस छानबीन करे और साथ ही साथ आसपास लगे हुए सीसीटीवी से भी इन तीनों के चेहरे को पहचानने का प्रयास किया जा रहा। वही लखनऊ में स्पोर्ट्स बाइकर्स द्वारा किए जा रहे नियम के उल्लंघन के मामले में एक बड़ी राहत मिली है। बाइकर्स ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सुधारने का आश्वासन दिया है। यह घटना गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में बीते कुछ दिनों पहले ही हुई थी, जहां मॉडिफाइड साइलेंसर द्वारा स्पोर्ट्स बाइक को पकड़ी गई। पुलिस ने इन बाइकर्स को थाने में बुला करके साइलेंसर बदलवाए और सभी बाइकों के कोर्ट के आदेश के बाद छोड़ दिया। वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि थाने पर साइलेंसर बदलने के बाद बाइकर्स ने अपनी गलती स्वीकार की और भविष्य में ऐसा न करने के लिए भी वचन दिया। करवा लिए हैं और कंपनी के साइलेंसर डलवा लिए हैं, तो अब आगे कोई नॉइज पोल्यूशन या ऐसा कुछ मॉडिफाइड साइलेंसर हम भी नहीं लगवाएंगे और हम आपको भी यही बताएंगे कि आप भी मत लगाएं। किसी को परेशान करके क्या ही मिलेगा। वेरी गुड, ठीक है। वही हाल ही में हुए मकेंद्र की हत्या के मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि मकेंद्र की हत्या उसकी पत्नी पारुल ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर के आए थे। कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने विनीत शर्मा नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने बताया कि वह पारुल का बॉयफ्रेंड था। उसने 8 अन्य लोगों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक मकेंद्र राजस्थान में नौकरी करता था और होली के दौरान घर आया था। उसने पारुल के मोबाइल में कुछ अश्लील वीडियो देखा जिसमें वह अलग अलग युवकों के साथ दिख रही थी। इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और पारुल ने पति को मारने की साजिश रच डाली। वही पुलिस अब मामले में बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। तो जहां एक बार फिर एक नया मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने साजिश का खुलासा किया है। पत्नी ने पति की हत्या करवाई क्योंकि और पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर के ये हत्या की जो साजिश थी वो रची थी। लगभग बताया जा रहा है कि 7 लोग इस साजिश में शामिल थे। हालांकि पुलिस ने सभी को पकड़ लिया है। वही नोएडा के सेक्टर 42 में कचरे के ढेर में आग लगी है, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। आग के उठते धुएं और जहरीली गैस के कारण सेक्टर 45, 46, सदरपुर 43 और साथ ही 39 में नागरिकों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि धुएं के कारण सांस लेना मुश्किल हो रहा, लेकिन अब तक प्रशासन ने इस पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की। लोगों ने पुलिस से आग बुझाने और प्रदूषण के समाधान के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने की भी मांग की, ताकि क्षेत्र में प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उससे लोगों को राहत मिल सके।
वही नई मंडी पुलिस ने 12 घंटे के भीतर दूसरी बार गौकशों के साथ मुठभेड़ की है। इस दौरान ही शातिर गौकश जो काला गोली लगने से घायल हो गया। वही काला हरिद्वार का निवासी बताया जा रहा है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने कॉम्बिंग अभियान भी चलाया। वही चंडीगढ़ निवासी गौकश इब्राहिम को गिरफ्तार किया। यह मुठभेड़ 3 बाइक सवार गौकशों के साथ हुई है, जिनके पास से तमंचा, चाकू और बाइक बरामद की गई। पुलिस के अनुसार पकड़े गए जो दोनों गौकश है वो पहले से ही वांछित थे। यह मुठभेड़ नई मंडी थाना क्षेत्र के A to Z रोड पर हुई है, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर अपराधियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। वही लखनऊ के विभूति खंड इलाके में देर रात एक महिला ने बीच सड़क पर हंगामा किया, जिससे इलाके में खलबली मच गई। महिला ने सड़क के बीच बैठकर करीब 20 मिनट तक अजीबोगरीब हरकतें की, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि महिला अचानक बीच सड़क पर बैठ गई और बिना किसी कारण के ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगी, अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगी। इस दौरान कुछ लोगों ने उनका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में महिला के व्यवहार को लेकर के लोग आश्चर्यचकित हैं और उसकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।